हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। ये क्लास 8 है, एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की क्लास है और लेसन नंबर 2 है, लेसन नंबर 2। और इस लेसन का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, तो आप सब इस क्लास से जुड़िए और शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस लेसन के अंतर्गत इंक्लूड हैं। और इस लेसन मतलब एनसीईआरटी की जो ये 8 क्लास की बुक है, इसी के अनुसार पूरी तरह से पीपीटी बनाई गई है। ऐसा नहीं कुछ बाहरी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो इस लेसन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। देखिए, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना है, फिर देखिए इसमें टॉपिक नंबर है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ कैसे हुआ भारत में। ठीक है, फिर बंगाल में कंपनी की स्थापना कैसे हुई, प्लासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, टीपू सुल्तान और मैसूर मराठा से संघर्ष, उत्तर भारत और अन्य रियासतें, प्रशासनिक सुधार और सेना, और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो पहली हमारी चीज है इंट्रोडक्शन। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। तो आपको पहले ही बता दिया गया था पहले ही लेसन में, और मैंने बताया भी था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 ईस्वी में। ठीक है, तो बड़े बड़े जमींदार और मुगल सूबेदार अपनी अपनी रियासतें बनाने लगे। दिल्ली की शक्ति केवल नाम मात्र रह गई। इसी बीच अंग्रेज यानी जो एक व्यापारी कंपनी बनकर आए थे, धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति बनने लगी। पहले तो उनका मकसद केवल व्यापार करना था, शासन शासन करना नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि कैसे एक व्यापारी कंपनी एक विशाल साम्राज्य का मालिक बन गई। सोचिए, एक ऐसी कंपनी आती है 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे से आपके देश में इंटर करती है। धीरे धीरे उसने व्यापार का माध्यम पहले अपनाया, फिर उसके बाद आपके ही देश पर राज करना शुरू कर दिया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 ईस्वी में हुई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने अब इसे पूर्वी देशों में व्यापार का अधिकार दिया। इस अनुमति से कंपनी को एकाधिकार मिल गया। शुरुआत में केवल व्यापार जैसे कपड़ा, रेशम, मसाले खरीदना और यूरोप में बेचना। भारत के कपड़े, मखमल, रेशम और मसाले यानी लौंग, इलायची, काली मिर्च यूरोप में बहुत मशहूर थे। मतलब कि यहाँ की जो कुछ चीजें थी, मखमल, रेशम, लौंग, इलायची, काली मिर्च, पूरे यूरोप में इसका भारत से जो चीजें उपलब्ध थी प्राकृतिक तौर से, और यहाँ के जो किसान थे, कारीगर थे, इतने बेहतर चीजों को बनाते थे, विदेशों में इसकी मांग बढ़ने लगी। लेकिन डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी कंपनियां भी इन्हीं वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कर रही थी। ठीक है, नतीजन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा युद्धों में बदल गई। धीरे धीरे कंपनी को सैनिक शक्ति भी जुटानी पड़ी। देखिए, अब जो कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटिश की, अब बंगाल में एंट्री कर रही है। ठीक है, जो बंगाल का इलाका है। तो 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री बनी। यह गोदाम, दफ्तर और व्यापारिक गतिविधियां होती थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने किलेबंदी शुरू की और आपस की जमीन खरीदी। 1696 ईस्वी तक कलकत्ता यानी कोलकाता उनका मुख्य केंद्र बन गया। किसकी? अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें व्यापार पर कर मुक्ति यानी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया, फरमान दे दिया। बताइए, जब जिस देश में बाहरी लोगों को टैक्स फ्री आप कर देंगे तो उनको कोई कर देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उनका ग्रो ज्यादा होगा। देखिए, यहीं पे मिस्टेक हो रही है। मुगल बादशाह ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अंग्रेज व्यापारी व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं देते थे। सोचिए, इससे बंगाल के शासक नाराज हो गए। बंगाल के नवाब यानी मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को चेतावनी दी। अब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में आपके एग्जाम में कब से पूछता है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर कड़ा रुख अपनाया और कलकत्ता पर हमला कर दिया।
किसने किया? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर कड़ा रुख अपनाया, उससे बहुत रूडली था, ठीक है। कलकत्ता पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये गवर्नर है, ठीक है, अपनी सेना तैयार की और 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी पर युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने साजिश की और सिराजुद्दौला को सेनापति यानी मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया। देखिए कैसी उसकी चालबाज है, फूट डालो राज करो। मीर जाफर ने युद्ध में अपनी सेना का साथ नहीं दिया। सिराजुद्दौला हार गया, अंग्रेज विजयी हुए। परिणाम मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। देखिए इस चुट्टा आदमी को अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत हुई। तो बक्सर का युद्ध यानी 1764 ईस्वी, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद कौन सा युद्ध आया? बक्सर का युद्ध। तो मीर जाफर अंग्रेजों के आदेशों से परेशान हो गया, विरोध करने लगा। अब देखिए अब अंगली करने लगे अंग्रेज भी, किसको? मीर जाफर को। तो अंग्रेजों ने उसे हटाकर मीर जाफर को, मीर कासिम को नवाब बना दिया। और चुट्टा और ले, धोखे का काम धोखा ही होगा। तो मीर कासिम भी अंग्रेजों से टकरा गया और उसे भी हटाना पड़ा, ठीक है। इससे भी परेशान हो गए लोग। नतीजा 1764 में अंग्रेजों ने भारतीय शक्तियां यानी मीर कासिम प्लस अवध के नवाब सिराजुद्दौला और प्लस मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। देखिए कितने लोग हैं, एक मीर कासिम है, अवध के नवाब सिराजुद्दौला है और मुगल बादशाह आलम द्वितीय है। इन तीनों के बीच बक्सर का युद्ध छिड़ गया, अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। सोचिए ये लड़ाना प्रारंभ कर दिए, दिमाग देखिए इनका अच्छे से इस्तेमाल किए। 1765 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवार राजस्व वसूली का अधिकार भी दे दिया। सोचिए इन मूर्खों चट्टों का क्या किए हैं। अब सोचिए मुगल बादशाह ने देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी दे दी, यानी कि जितने भी राजस्व कर थे किसानों से लेने का अधिकार उनको मिल गया, अंग्रेजों को वहां की जमीनों का अधिकार मिल गया, ठीक है। सोचिए अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे बल्कि शासक बन गए। सही बात है, जब आप जमीनियां हड़प लिए आपकी तो क्या करेंगे आप? तो टीपू सुल्तान और मैसूर, हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य को शक्तिशाली बनाया। काली मिर्च, इलायची और चंदन के व्यापार पर उनका नियंत्रण था। उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार से रोक दिया और फ्रांसीसियों से मित्रता करके आधुनिक सेना बनाई। अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए 1767 से 1799 तक। 1799 में श्रीपट्टनम युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए। देखिए 1799 का जो कार्यकाल था, श्रीपट्टनम में युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान मर गए। अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया और वहां कठपुतली शासक बिठा दिया। मराठों से संघर्ष देखिए, अब मराठों से संघर्ष 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हो गई। बाद में मराठों की शक्ति टूटी, लेकिन वे बिखर कर भी स्ट्रांग थे, मजबूत थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 बड़े युद्ध हुए 1775 से 1819 तक। पहले युद्ध में मराठों की जीत हो गई, दूसरे और तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। पहले युद्ध में मराठे जीते, पर दूसरे तीसरे युद्ध में क्या अंग्रेज उन्हें हरा दिए। 1818 तक पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया। पेशवा को हटाकर अंग्रेजों ने शासन अपने हाथ में ले लिया। देखिए इनकी यहाँ भी चट्टा बहुत चालाकी कर रहे हैं सब। दक्षिण भारत और पश्चिम भारत की पूरी तरह, दक्षिण भारत और पश्चिम पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया। उत्तर भारत और अन्य रियासतें 1840 के बाद अंग्रेजों ने पंजाब और उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, पर ध्यान दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को रोक लगा, लेकिन 1839 उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। 1849 सिंध भी 1843 में अंग्रेजों के हाथ में आ गया। देखिए अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पे क्या गए, छा गए, कब्जा कर लिए। क्या करेंगे? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी लेप्स की नीति अपनाई। एग्जाम में पूछेगा कौन सी, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई? तो लेप्स की नीति अपनाई। इससे झांसी, सतारा, नागपुर, अवध जैसी रियासतें अंग्रेजों के हाथों में चली गई, ठीक है। अब प्रशासनिक सुधार और सेना। अंग्रेजों ने राजस्व वसूली,
दीवानी राइट से बहुत धन कमाया। सोचिए, जिस आदमी को पूरा इलाकवे सौंप दिया गया हो, जमीन पूरी हो गई, वह खूब राजस्व वसूली नहीं करेगा, यानी टैक्स वसूली नहीं करेगा, किसानों से कर नहीं लेगा? स्वाभाविक है वो आगे भी बढ़ेगा भाई, जिसके पास पैसा होगा। ये जो भारतीय किसान थे बड़े धीरे धीरे टूटने लगे। तो सेना को मजबूत करने के लिए भारतीय सैनिकों यानी सिपाही की भर्ती की गई। पर सिपाहियों को यूरोपीय तरीके से क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया। प्रशासन में अंग्रेज गवर्नर, कलेक्टर, रेजिडेंट जैसे पद बनाए गए। न्यायालय प्रणाली भी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बताइए, अब कोर्ट भी चली गई अंग्रेजों के हाथ में। भारतीय कारीगर और किसान अंग्रेजों की नीतियों से बुरी तरह प्रभावित हो गए। बात भी सही भाई, क्यों नहीं? जब भारतीय कारीगर जो है, किसान जो है, अंग्रेजों की इतनी तरह टैक्स वसूल रहे हैं, और यहाँ की सेना जो यहाँ के नागरिक थे उन्हें यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित दे रहे हैं अपने तरीके से। अपने कहा गया है ना कि कोरे कागज पे कुछ भी लिखा जा सकता है, तो उसी तरह भारत एक कोरा कागज था, तो वो अपने स्वरूप में धीरे धीरे भारत को ढाल लिए। अंग्रेज धीरे धीरे भारत के मालिक बन बैठे। बात भी सही, मालिक तो बनेगा ही। अब निष्कर्ष इन कंक्लूजन क्या निकला? अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी संगठन था, ठीक है, एक व्यापारी संगठन थी, लेकिन युद्धों और संधियों धोखाधड़ी से उन्हें शासन करना शुरू कर दिया। ये चट्टा बड़े धोखाधड़ी थे, धोखेबाज थे। 1757 यानी प्लासी की लड़ाई, 1856 अवध का विलय तक लगभग पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। देखिए, 156 तक, 1857 में जब देखिए क्रांति हो रही है, वहीं वो बगावत, इसके बाद भारतीय शासक के आपसी दुश्मनी और अंग्रेजों की चालाकी से साम्राज्य बढ़ाया। भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। बताइए, सब कुछ उसके, अर्थव्यवस्था भी, राजनीति भी, ठीक है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि किस तरह लालच और शक्ति की चाह से एक व्यापारी कंपनी साम्राज्य बना सके। यह आगे 1857 के महान विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार करती है। तो ये जो लेसन है यहीं पे समाप्त हो गया है। तो आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, और जिससे कि आपके जो जितने दोस्त हैं, जो इस लेसन के अंदर जितनी भी जो 8 की एनसीईआरटी है, इतने बेहतर तरीके से मैंने इसको इंक्लूड किया, टॉपिक को कंटेंट वाइज मैंने इंक्लूड किया, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। थैंक यू सो मच। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए।